और ये 12 साल के अंदर लगभग 16 करोड़ से ज्यादा रुपये मैंने कमाए इस बिजनेस के बाद। ये मेरी ग्रॉस इनकम है जो अब तक मैंने मोदी केयर से कमाई है। मेरे पास जगुआर कार है। मैंने मोदी केयर से 3 मकान खरीदे हैं, जिसमें एक बंगलो है जो लगभग मेरा बंगलो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बनने वाला है और उसकी वैल्यूएशन होगी 6-7 करोड़ रुपया। और बात यहाँ नहीं है कि मैं आज कहाँ हूँ, बात यह है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। और मेरी कहानी में साथ आपको इंटरेस्ट तभी हो क्योंकि वो मेरी कहानी है, बट मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आज आप कहाँ हो, मैटर ये करता है कि आपको जाना कहाँ है। और अगर ये मैटर करता है तो आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। नडियाद गुजरात का एक गांव है, अभी मैं वडोदरा में रहता हूँ गुजरात में। नडियाद करके टाउन प्लेस है और नडियाद के पास एक छोटा गांव था, नाम था बरसोला। 400 घर थे और 2000 की पॉपुलेशन थी। और जब मैं पैदा हुआ था तब उस पूरे गांव में एक भी घर पक्का मकान नहीं था, सारे मिट्टी के मकान थे। कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध दीवार गिर जाती थी। जब मैं बड़ा हुआ बाकी के लोगों के मकान पक्के बनते गए। हमारा किराए का मकान था और उसको ओडी बोलते थे, जिसको आप झोपड़ा बोल सकते हो, गज्जरनी ओडी ऐसे करके बताते थे। और हम 3 भाई और मम्मी पापा एक रूम में रहते थे। और मुझे आज भी याद है कि कभी कभी हम सुबह उठे बारिश के मौसम में और टेढ़ी बारिश होती थी, दीवार के निकल जाती थी। हम सुबह उठे तो एक साइड के ऊपर है, कीड़ी मकोड़े पूरा टॉय पिक्चर की तरह हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये हालत होती थी। पापा बड़े एम्बिशियस थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के लिए रखा था। इंग्लिश मीडियम में फीस भरने के पैसे नहीं थे, हर बार बेंच पे खड़ा कर दिया जाना, क्लास से बाहर निकालना, मम्मी पापा को बुला के आना। मम्मी पापा भी शर्म के मारे आते नहीं थे, हम फीस भर नहीं पाते थे। 6ठी 7वीं आते आते तो स्कूल ने डिसाइड किया कि इन लोगों की फीस आधी कर दो। हमारी फीस कंसेशन दी गई, फिर भी हम भर नहीं पाते थे। ब्लैक शूज कंपलसरी थे, उसके अलावा हमारे पास जूते होते ही नहीं थे क्योंकि जूते खरीदने के पैसे ही नहीं थे। गांव से बस चलती थी जिसका मंथली पास था 70 रुपीज, 17 रुपया। और अगर ट्रेन से मुझे जाना है तो मंथली पास था 5 रुपया। 12 रुपए बचाने के लिए हम 2 गांव क्रॉस करके ट्रेन में जाते थे। हम 3 भाई, हमारे गांव के सारे लड़के लड़कियां बस में जाते थे जो गांव से चलती थी। और उसका रीजन ये था कि हमारे पास पैसे नहीं थे। 60 बार खाना बनता है किसी भी घर में, आप भी जानते हैं। दोपहर डिनर और लंच की अगर हम बात करें तो एक महीने में 15 बार ऐसा होता था कि रोटी के साथ हम छाछ भिगो के खा लिया करते थे, क्योंकि गांव में छाछ फ्री में मिलती है। कई बार छाछ भी नहीं होती थी, हम शुगर करके खा लिया करते थे। कई बार शुगर भी नहीं होती थी, खांड भी। तो हम लोग एक रोटी का निवाला तोड़ते थे और पानी का ग्लास साथ में रखते थे ताकि वो अंदर तक उतर जाए। ये लाइफ थी। भाषा आज तो मैं हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ। नॉर्मली आप गुजराती लोग हर भाषा गुजराती में बोलते हैं। मेरी हिंदी आपको वाकई में अच्छी लगेगी कि ठीक ठाक ही समझ में आती है और लगता नहीं है कि बंदा गुजराती है। उसका रीजन ये है कि मेरी लाइफ में मुझे जो भी सीखना होता है, मुझे नहीं आता मैं नहीं बोलता, मेरे से नहीं हो सकता, मैंने आज तक कभी ये वर्ड यूज नहीं किया। क्योंकि एक स्लोगन मैंने एम्बोस कर दिया है अपने हार्ट के अंदर कि मुझे नहीं आता है सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता है गलत कोई भी चीज। और आज आपको भी एम्बोस करके जाना चाहिए। हम यहाँ इसलिए मोटिवेट करने नहीं आए या समझाने नहीं आए, सिखाने नहीं आए कि आप 25,000 कमा रहे हो तो मैं आपको 40 कैसे कमा रहे हैं वो सिखा दूं। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया कि भाई तू 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, कॉर्पोरेट में तेरी अच्छी जॉब है तो तू अब 1 लाख का पैकेज कैसे लेगा। मैं ये सिखाने आया हूँ कि अगर भाई तू 1 लाख कमा रहा है तो 25 लाख कैसे आएंगे 2-3 साल के अंदर, वो सोच इसलिए आया। और जब आपको जब रिवॉर्ड बड़ा हो तो वो काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। अरे सीखना नहीं चाहिए, मर के सीखना चाहिए, किसी भी हाल में सीखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, पसीना बह जाए, खून बच जाए, मतलब रात की नींद खराब हो जाए, खाने का प्रोग्राम बदल जाए, परिवार के अंदर झगड़ा हो जाए, हम तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें मंजिल नहीं दी जाती। पैसे में साफ और पावर है। पैसे के बाद रुके हुए भी वापस आते हैं और माँ बाप भी मिल जाते हैं। आज की डेट में पैसा इतना पावरफुल है, उसकी वैल्यू कीजिए, वो लक्ष्मी माता है।
और इसके लिए हर बंदे को, हर बंदी को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमें इतना तो पता होना चाहिए कि सक्सेस जो है वो तकलीफ की कोख से जन्म लेती है, वो आरामदायक जिंदगी से सफलता नहीं मिलती। तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। हमें इंग्लिश मीडियम में रखा गया था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आता था और हमारे गांव में कोई इंग्लिश बोलता नहीं था, हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। तो जितने भी सब्जेक्ट होते थे, जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज है, बायोलॉजी है, व्हाटएवर जितने भी सब्जेक्ट होते थे उस वक्त, मैथमेटिक्स है, जो इंग्लिश में होते थे उसमें मैं फेल होता था। और 2 सब्जेक्ट थे जिसमें मैं पास होता था, हिंदी और गुजराती। लेकिन तब स्कूलों के अंदर अपना स्कूल का अपना रिजल्ट अच्छा ग्रेड दिखाने के लिए वो पुश करते थे, धक्का मारते थे और आगे ले जाते थे। 10वीं कक्षा में मेरे आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था तो मैं पास हो गया, मेरे 60% आए थे। अब आप इस पर चोरी बोलोगे, लेकिन हमारा धंधा बिल्कुल कॉपी करने का है। आपके अप्लाई की कॉपी कीजिए। मैं बड़ा इंप्रेस होता हूं जब राजेश गुप्ता साहब को सुनता हूं। मैंने उनकी भी प्रेजेंटेशन देखी हुई है। अनु गुप्ता साहब की अपनी डेप्थ है, अपनी इंटेलिजेंसी है। रमेश रस्तोगी साहब मस्त मोटिवेटर है ना। हमारी ट्रेनिंग में भी अगर 2-4 शब्द उनके आ जाए तो समझ लेना मैंने भी कॉपी मार ली उनकी। तो आप उनकी कॉपी मारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपी उनके सफलता के नजरिए की। अगर कोई लीडर आपको जाके पैक मारता है तो उसकी कॉपी नहीं मारनी। कॉपी किस चीज की मारनी है ध्यान रखिए, उसके सफलता के नजरिए की, उसके निहारने की हिम्मत की, उसके मेहनत की, उसके लगातार प्रयत्न की, वो अपनी टीम को जैसे संभालता है, उसकी बिजनेसमैन मेंटालिटी की, उन सब की कॉपी कीजिए। हम कंफर्टेबल चीजों में कॉपी करते हैं, है ना। जो हमें अच्छा, हमारे शरीर को अच्छा लगता है वो कॉपी करते हैं, मन को अच्छा लगता है वो कॉपी करते हैं। वो नहीं करते जो वो हार्ड वर्क करते हैं, वो नहीं करते वो कितनी नाच सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी बार उनकी टीम टूटी बिखरी, फिर वो खड़े होकर आज यहाँ पे खड़े हुए। वो कॉपी हम नहीं करेंगे, हम 2-4 बार में हार जाएंगे। तो मैंने भी कॉपी की और मैं पास हो गया। देखो मुझे कहानी याद आ गई, आपके साथ शेयर कर दूं। एक चिड़िया थी पेड़ के ऊपर ऊंचाई पे जाके ऐसे अपनी 2 टांग करके बैठी हुई थी। खरगोश नीचे से जा रहा था, क्या कर रही है, तो बस बैठे हो, क्यों, बस ऐसे ही। तो खरगोश भी पेड़ के नीचे ऐसे 2 टांग करके बैठ गया, चारों टांगों मुंह लगा के। शेर आया, लपक गया। अब मुंह में था, वो मर रहा था, उसने चिड़िया की तरफ देखा, तेरी वजह से मर रहा हूं। तो चिड़िया ने ऊपर से एक बात बताई जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरगोश ऐसे बैठने के लिए ऊंचाई होना बहुत जरूरी है। हमारे देश की प्रॉब्लम ये है, लोग ऐसे ही ऐसे बैठते हैं, मतलब आरामदायक जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ उनको अच्छी लगती है। और ये कभी भी सफलता को छोड़ दो, अपने बच्चे के रोल मॉडल भी नहीं बन पाओगे। वो भी कोई और रहेंगे, बाजू वाले रहेंगे, अंकल आंटी व्हाटएवर। खैर मैंने 12th में आया, मैं 12th में मेरे 4 ट्रायल हो गए। मुझे बहुत शर्म आती है बोलते हुए। अगर कोई मुझे पूछे आपको लाइफ में रिग्रेट क्या है, किस चीज का पछतावा है, तो मैं छोटे बच्चे सुन रहे हैं, ये बच्चा ऐसे जो भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, आपको बता दो पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, पढ़ाई सही और गलत के बीच में फर्क समझाने में मदद करता है। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के बाद, डिग्री के बाद अगर तेरी सोच बड़ी नहीं है तो उस डिग्री को आग लगा दीजिए। अगर उस डिग्री का मतलब मुझे गुलामी समझाया गया है, गुलामी की मानसिकता समझाई गई है, तो उस डिग्री को आग लगा दीजिए। तो मुझे दुख है कि मेरे 12वीं कक्षा में 4 ट्रायल है, 2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार क्लियर किए थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने ITI किया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया, मतलब 3 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की। इसमें आप उस जमाने की बात करें तो रेडियो टीवी आप रिपेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें रिपेयर कर सकते हो, फोन रिपेयर कर सकते हो। मुझे PCO मशीन, एक्सरे PCO आप लोग जानते हो, बच्चों ने सुना होगा, आप लोग जानते हो जो मेरी एज के हैं या मेरे से ज्यादा एज के हैं। उस मशीन को मैं रिपेयर करता था। अब गांव से मुझे नौकरी करने आना था नदिया,
एक कंपनी की एक फ्रेंचाइजी थी, उसमें मैं एज ए सर्विस इंजीनियर ज्वाइन हुआ। पहली बार जिंदगी में इज्जत मिलने लगी, क्योंकि जिसका पीसीओ बंद होता था उसका धंधा बंद होता था और मैं उसको जाके रिपेयर करता था और उसका चालू कर देता था। और मेरी क्योंकि गुजराती मीडियम में था ITI, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टरी थी। मतलब आज भी मेरे घर में छोटी मोटी चीजें जैसे ओवन है, मिक्सर है, अगर खराब होता है तो हमारे वहां कारीगर नहीं आते, मैं खुद ही कर देता हूं। तो अब मुझे रिस्पेक्ट मिलने लगा। मैं 18 घंटे जॉब पे काम करने लगा। नौकरी होने का मतलब ये नहीं है कि 6 बजे का टाइम हो और मैं घर भाग जाऊं। हर जगह ओनरशिप होती है। आपने 2 बातें हमेशा सुनी होगी, एक को बोलते हैं बिजनेसमैन मेंटालिटी और दूसरी होती है जॉब मेंटालिटी। सुना है? मैंने ऐसे कई लोग जॉब में देखे हैं जिनके अंदर बिजनेसमैन मेंटालिटी हो, और मैंने ऐसे कई लोग बिजनेस में देखे हैं जिनकी जॉब मेंटालिटी हो। और अगर बिजनेस में आपकी जॉब मेंटालिटी है आप फेल हो जाओगे, और जॉब में अगर आपकी बिजनेसमैन मेंटालिटी है आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैटर नहीं करता आप कहां हो, आपकी मेंटालिटी क्या है वो मैटर करता है। तो मैंने 18 घंटे, मतलब मुझे याद है हमारी आखिरी बस कड़िया से चलती थी बरसोला 7:15 बजे। ट्रेन तो छोड़ दो, ट्रेन होती नहीं थी क्योंकि खड़ी नहीं रहती कोई ट्रेन छोटे स्टेशन में। अगर मुझे बस में जाना है, अब तब तो पैसे आने लगे थे, नौकरी कर रहा हूं तो मुझे कोई बस या पास की प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं बस मेरी 7:15 बजे वाली 1 साल मैंने नौकरी की, कभी 7:15 की बस में मैं घर पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे उन लोगों का दर्द महसूस होता था जिनके धंधे बंद होते थे। और मुझे बॉस ने एक स्कूटर दिया था, उसको लेकर मुझे रिपेयर करने जाना होता था, खेड़ा हाईवे पे, वो हाईवे पे, वो हाईवे पे। मैं रोज के 150-200 किलोमीटर स्कूटर ड्राइव करता। अच्छा, हमारे बॉस भी इतने खतरनाक थे कि उन्होंने मुझे घर ले जाने के लिए नहीं दिया था। रात को 2 बजे भी ऑफिस में पार्क करके मुझे अपने हिसाब से घर जाना है। मैं रेत की जो ट्रक बन के जाती है हाईवे पे चलता हुआ जाता था 3-4 किलोमीटर, उसको हाथ करके अपने हाईवे पे उतरता था। और गांव में आप लोगों को पता है उस जमाने में ना स्ट्रीट लाइट होती थी और ना ही गटर लाइन होती थी, तो जितनी भी महिलाएं कपड़े बर्तन धोती थी वो सारा पानी रोड पे होता था। मेरे पैंट जो है यहाँ किचन में पड़ के इतना खराब हो जाता था। मेरी मम्मा सुबह गुस्सा होकर बोलते थी कि तेरा सेठ तुझे बंगलो बना के नहीं देगा, इतनी मेहनत क्यों करता है। मुझे नहीं पता था मुझे मेरी यही आदत मुझे मेरी जंग को जिताएगा, मुझे नहीं पता था। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। आप सोचो अगर ये बंदा जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो नौकरी में भी बॉस की तरह रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए ज्यादातर लोग नौकरी में से जब बिजनेस में जाते हैं तो फेल होते हैं, क्योंकि जॉब मेंटालिटी उनके अंदर से निकली नहीं होती ना। जहां अगर पुरानी कंपनी में आपने ऐसा बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। मैंने कभी ये नहीं किया। सेल्स का काम मेरा नहीं था, मैं सेल्स के लिए नहीं करता था। मुझे कॉल्स दिए जाते थे कि इतने लोगों के एसटीडी से पास हुए, आप उनको कन्विंस करो। भाई ने तब मैं डेमो दिखाता था पीसीओ मशीन के, और ये मेरी तब की मेरी लाइफ की क्रिएटिविटी की। जब आप डेमो दिखाओगे सामने वाले की सारी मीडिया कवर होगी और उसमें जो कन्विक्शन आएगा वो लिफलेट देने में नहीं आएगा, ब्रोशर्स देने में नहीं आएगा, मुंह से इंफॉर्मेशन देने में नहीं आएगा। डेमो की ताकत पे तब जाता था। किसी को पता नहीं चलता था ये बंदा जाता है तो ऑर्डर लेके क्यों आता है। सुन रहे हैं ना, पूरी मशीन लेके जाता था, उनके घर में प्लग में डाल के विदाउट टेलीकॉम लाइन में उसको चालू करके उसको डेमो दिखाता था। तब की बात है। एनीवे, उसके बाद में 1 साल मैंने नौकरी की। देखो, ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका के एक बिजनेसमैन की कहानी है जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और एक दिन जब वो कॉफी पी रहे थे, उनका एक पुराना दोस्त आया जो एक जमाने में उनके साथ नौकरी करता था। जब वो आया कैबिन में, बोला भाई आप क्या बात है? बोले मुझे नौकरी चाहिए, मिल जाएगी? अरे तेरी कंपनी है, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? उसने भी एक और कॉफी मंगवा ली। जब दोनों कॉफी पी रहे थे तो कॉफी पीते पीते वो जो आदमी नौकरी ढूंढने आया था उसने बताया क्या लक है नहीं, हम एक साथ पढ़े, एक साथ कॉलेज किया, एक साथ नौकरी ज्वाइन की और एक साथ नौकरी की। बस फर्क ये है मैं तब भी नौकर था, आज भी नौकर हूं, और तू तब नौकर था, आज मालिक है। उस बंदे ने बोला
कॉफी का कप था उसको नीचे रख दिया। एक मिनट मुझे ऑब्जेक्शन है। बोले किस बात का? बोले साथ में पढ़े बात सच है, कॉलेज किया सच है, नौकरी साथ में की वो सच है, लेकिन हम तब दोनों नौकर थे, ये बात गलत है। बोले कैसे? बोले याद करो, हम जब अमेरिकन रेलवे में जॉब करते थे साथ में, रात को हमारे क्वार्टर पर लोग जा रहे थे और आधे रास्ते, क्योंकि हमारा क्वार्टर लगभग 5 किलोमीटर दूर था, हम जब 2.5 किलोमीटर पहुंच गए तो मैंने तुम्हें बोला कि ऑफिस के अंदर पंखा चालू रह गया है, फैन ऑन रह गया है। बोले हाँ याद है। फिर तूने क्या बोला था? बोले मैंने बोला था कि कल मॉर्निंग में जाके ऑफ कर देंगे, अभी तो हम आधे रास्ते तो आ चुके हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, सरकारी बिल जा रहा है, कल बंद कर देंगे। बोले फिर मैंने क्या किया था? बोला तुम उस रात वहां से वापस गया था और पंखा बंद करके घर पे वापस आया। अब उसने अपनी बात रखी। इसका मतलब ये है कि तू तब भी नौकर था, तू आज भी नौकर है, मैं तब भी मालिक था, आज भी मालिक हूं। इसीलिए अगर आप जिंदगी की ओनरशिप नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते, हर बात में आपको अपलाइन का गंदा दिखता है, रोने के लिए गंदा दिखता है, नहीं, ये कंधा देने के लिए बना है, किसी का कंधा हमारे सर के लिए नहीं बना है। हमेशा हमारा हाथ ऐसा ही होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता हमारे जेब में कितने पड़े, मैटर ये नहीं करता हमारी परिस्थिति क्या है, मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं। अगर आपका दिमाग उसमें एंगेज रहेगा तो किसी की मदद लेने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 1 साल नौकरी करने के बाद तनख्वाह टाइम पे नहीं हो रही थी, तो सोचा कि अब कुछ अपना करते हैं। भाई तो मेरी कहानी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि 40 मिनट में मैं कह नहीं सकता। गवर्नमेंट जॉब मुझे 1-2 मिली थी, उसको भी मैंने ठुकरा दी थी जब मैं झोपड़े में था। अब सोचिए हाउ इज पॉसिबल, क्योंकि मैं उन लोगों को देख रहा था जो मेरे से पहले वो नौकरी कर रहे थे, और मैंने उन बच्चों को देखा था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आते थे, मैंने उनके घर देखे थे। मुझे समझ में आ गया कि या तो बहुत अमीर बनना है या तो कुछ नहीं चाहिए, जैसे जिंदगी चल रही है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पैसा कंफर्ट देता है, पैसा खुशी नहीं दे सकता, पैसा हॉस्पिटल में जान बचा सकता है, ये उसका इंपॉर्टेंट काम है, बच्चों को पढ़ा सकता है, ये उसका इंपॉर्टेंट काम है। बट अगर आप बात बोलते हो इससे मैं खुश होता हूं, तो मैं आपको 1000 करोड़ के मालिक को सुसाइड करता हुआ दिखा सकता हूं, 1000 करोड़ के मालिक को रोते हुए दिखा सकता हूं। इसलिए मेरी लाइफ में एक चीज क्लियर थी कि खुश रहना तो मेरे हाथ में है, या लेकिन जिंदगी में करना है तो कुछ बड़ा करना है। और मेरे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। आज की डेट की तब तक मोबाइल ही नहीं थे, तो यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। आज आपको एलोन मस्क के बारे में जानना हो, आप 2 मिनट में जान लोगे। दुनिया का रिचेस्ट आदमी कैसे जीता है, क्या सोचता है, अभी आपको पता चल जाएगा। उस वक्त एक बुक भी नहीं होती थी ऑटोबायोग्राफी की, आप लेके पढ़ पाओ, तो वो जमाना डिफरेंट था। और वहां अगर ऐसी मीटिंग हम लोगों को उस जमाने में मिल गई होती जो आज आपको मिल रही है, मैं आपको वादा करता हूं, मैं यहाँ फ्लाइट से नहीं आता, मैं अपने चार्टर प्लेन से आता आपको सिखाने। इतना पैसा आपने कमा लिया होगा, क्योंकि हर चीज टाइम पे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए तो ये समझो कि ये पूरी लाइफ को लोग चेंज कर सकते हैं आज के बाद अपना एटीट्यूड चेंज करके। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं कि नजरों का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता। और इसलिए आपको ऐसे लोग बार बार मिलेंगे, हर बात में नेगेटिविटी करते हैं, और ये उनके नजरिए की प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम दिखती है उसको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वो उस मक्खी की तरह होता है, पूरे खूबसूरत बदन को छोड़ के जहां गांव और गंदगी होती है वहां जाके बैठता है। मैंने जॉब छोड़ी, मेरे एक आदमी था, इसमें भी एक लंबी कहानी, पर शॉर्ट में मैंने कहीं से 70,000 रुपये उधार लिए, और मेरे पीसीओ मशीन की कंपनी जो थी उसकी फ्रेंचाइजी मांगी, गुजरात स्टेट मांगा कि भैया मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अब मेरी उम्र थी 21 साल और मैं ऐसा नहीं था दिखने में, कुपोषण वाला बच्चा था, समझिए। यहाँ 2 गुड़िया चली जाए इतना खड्डा था मेरे गले में, और शर्ट कोई भी पहन लो ऐसे लगेगा जैसे हैंगर में लटका है। मैं ऐसा था, क्योंकि कभी मतलब दाल भात रोटी सब्जी एक साथ कभी खाए ही नहीं मेरे लाइफ में, तो कुपोषण का भोग तो रहूंगा ही रहूंगा। मतलब कितने भी अच्छे पैंट सिलवा तो अच्छे लगते ही नहीं थे, क्योंकि वो फिटिंग में आना तो चाहिए, ठीक तो लगना चाहिए, जैसे अभी ये लग रहा है वैसा लगना तो चाहिए।
ये हालत में मैं हैदराबाद गया फ्रेंचाइजी लेने के लिए। मैंने एरिया मैनेजर ने बोला मीटिंग निकलवा दो, मैं बात कर लेता हूँ बॉस से। हाँ, बॉस का नाम था एन श्रीनिवास। जब मैं उनकी कैबिन में एंटर हुआ, मैंने पहली बार लाइफ में लैपटॉप देखा था। 1995 की बात है, 1995 पहली बार मैंने लैपटॉप देखा। वो कुछ मूवी देख रहे थे और पिक्चरों में भी फाइनेंस करते थे, उनको बहुत पैसा आ रहा था। वो एसडी पीसी मशीन बनाने वाली कंपनी थी मेटास्कैन करके। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, फिर लैपटॉप में चले गए, फिर देखा, फिर लैपटॉप में चले गए। फिर मैनेजर की तरफ देख के बोला इसके पापा की तरह। तो बोले सर पापा नहीं यही है। तो बोला इसको तो एजेंसी देगा, ये बच्चा करेगा। तो मैंने तुरंत स्टैंड लिया कि सर आप मुझे एक महीने का वक्त दीजिए और टारगेट दीजिए। अगर उतने मशीन में नहीं बेच पाया तो आप एजेंसी वापस ले लीजिएगा। मैं इतने दूर से आया हूँ, मुझे महीने का कंडीशन लेकर दीजिएगा कि अगर मैंने इतने बेच दिए इस महीने में तो मुझे 1 साल मेरी एजेंसी रहेगी, अदरवाइज मुझे नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे 12 या 13 एसटी मशीन का टारगेट दिया, जिसकी एक ही कीमत आती थी 22,500। 12-13 मशीन मुझे एक महीने में बेचनी थी। भाई तभी मैं वहां से वापस आया और मेरी एक महीने का सेल था 51 मशीन 51। मुझे पहली बार में फ्लाइट में बैठा, किसने टिकट निकाल के दी? वो जो मुझे एजेंसी नहीं दे रहा था। बोला टिकट निकालो, बच्चे को बुलाओ, कैसे काम करता है मुझे जानना है। मुझे वापस बुलाया गया और मैंने शेयर किया कैसे ऐसे मेहनत करता हूँ। उन्होंने गले लगा लिया मुझे और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस झोपड़े से बाहर आया, किराए पे दुकान थी। सबसे पहले तो उसकी दुकान की मैंने 3 शॉप मैंने खरीदी। उसके बाद मैंने अपना घर खरीदा, उसके बाद मैंने कार खरीदी, फिर शादी की। शादी आप लोग जानते हो कि एक तो अनपढ़ आदमी हो जिसका खुद का घर ना हो, उसको कोई लड़की वाले आते क्या देखने के लिए? भाई दबे मुझे एक भी लड़की वाला कभी देखने नहीं आया, मुझे कुछ शिकार करना पड़ा। तो मैं हल्के हूँ, मेरी वाइफ एमबीए है, तो आप समझ सकते हो मेरा टैलेंट। तो यहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। अब हमें गोल्ड का शौक है तो हम गोल्ड खरीदते रहे। ये बात है 2005-6 की, सब कुछ मस्त चल रहा था। मुझे लग रहा मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे हिसाब तब जब 2-3 लाख रुपए में फ्लैट नहीं लेते, फ्लैट सब होते थे अपार्टमेंट, तब मेरी महीने की इनकम 2-3 लाख थी। और मैं 25-25 आदमी मेरे ऑफिस में काम करने लगे। इवन बीई इंजीनियर मेरे वहां काम करते थे। आप समझ लीजिए मेरा आईटी काम है, रिपेयरिंग के लिए बीई इंजीनियर थे जो चीफ स्टाफ थे। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ तो सेटल हो गई, मस्त हो गई। अब इससे क्या हुआ कि मेरा खुद का जो मेहनत था वो नीचे चली गई। और इससे क्या हुआ कि सेल्स के लिए भी आदमी है, सर्विस के लिए भी आदमी है। इवन पानी का ग्लास भी मुझे चाहिए तो रोड में बजा के पानी का ग्लास आता था। मैं पानी के ग्लास के लिए भी खड़ा नहीं होता था। और जीवन में ऐसा कहा जाता है कि जब आप अच्छी आदतें नहीं लगाते तो बुरी आदतें लगानी नहीं पड़ती है ना। जो बोओगे वही उगेगा। अगर कुछ नहीं बोया तो घास फूस में जरूर उगेगा। फिर वो घास फूस निकालने के लिए पैसे लगते हैं, जिसको हम निंदावन बोलते हैं, है ना। तो मुझे लगता है हमारा भी काफी लोगों का निंदावन का टाइम हो गया होगा। जब हम अच्छी आदतें नहीं डालते तो बुरी आदतें अपने आप डालते हैं। आरामदायक लाइफ जीने लगा, पार्टी करने लगा और सब सेट था, सब सेटल था, सब ऑटो मोड पे था। मैं चेक पे साइन करता था बस, उसके अलावा कुछ नहीं करता। एक सेटमेंट आया, मोबाइल आया और मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि लोगों ने पीसी पे जाना बंद कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, इससे 2 बातें सीखने की है। अगर आपको लगता है कि आपका धंधा कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आपका धंधा और नौकरी दोनों कल सुबह नहीं हो सकते, ऐसे हालात हो सकते हैं। तो पहले तो उसके ऊपर इतना भरोसा मत कीजिए। और नंबर 2, हमारे सोर्स ऑफ इनकम, हमारा आय के स्रोत एक से ज्यादा होना चाहिए। आप इतने सारे लोग हैं, उसको इसलिए मुझे क्या नहीं कर रहे कि हमारे लाइफ चल रही है ना। अरे भाई, जब बिना इन्वेस्टमेंट आपको और जगह से लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं, गुंजाइश है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? एक्स्ट्रा इनकम लेने का प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने उस वक्त कोई ऐसा एक्स्ट्रा इनकम खड़ा नहीं किया था, तो मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेरा टर्नओवर था 6-7 का साथ 8 करोड़ और 7-8 का या 6-7 का मेरा टर्नओवर था 40 लाख।
आप समझ सकते हो बिजनेस ऐसे से डूम से नीचे आया तो मुझे समझ में आया कि अब तो मैं सैलरी भी अपनी जेब से करूंगा। खैर मेरे अकाउंट में 30-40 लाख रुपए पड़े थे, पैकिंग था मेरे पास, घर गाड़ी ऑफिस सब कुछ था, मुझे कुछ खरीदना नहीं था, सपने सारे पूरे कर चुका था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, और एक बिजनेस कर लेंगे। मैंने 1-2 बिजनेस स्टार्ट किए, सिक्योरिटी कैमरा, क्योंकि मुझे तब पता था कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह चलेंगे, और दूसरा था वेन्स के लिए। जब मैंने उनमें पैसे डाले, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 5-7 लाख रुपए का नुकसान करके 1 महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स वेन्स के लिए, उसमें गवर्नमेंट का स्टैंपिंग कराना पड़ता है, तो फिर गवर्नमेंट में जाना, BSNL में जा जाकर थक गया था मैं। तो मैंने बोला ये धंधा नहीं करना है मुझे। प्रॉब्लम ये हुई कि वो दोनों धंधे मेरे से चल नहीं पाए। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था वो धंधा चलाने का? ऐसा कोई बोल सकता है? टैलेंट था, लेकिन मेरी आदतों ने मुझे बर्बाद किया। धंधा कभी चलता नहीं है मेरे दोस्त, धंधा चलाना पड़ता है। तो मुझे क्या चलता नहीं है, मुझे क्या चलाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे ही आइडिया लेके मेरा लग होगा तो टीम बन जाएगी, मेरे लग से टीम नहीं बनती भाई, पसीने से टीम बनती है, ना सुन के टीम बनती है, ठोकरे खा के टीम बनती है, कई किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेनिंग में आके बैठने से टीम बनती है, वैसे टीम नहीं बनती। तो धंधा चलता नहीं, धंधा चलाना पड़ता है, मैं चला नहीं पाया, बिकॉज काम करना एक आदत है और काम नहीं करना भी एक आदत है। मैं आपको बता दूं, कोविड में, अब मुझे दुख है जिन लोगों के भी परिवार से गए होंगे, कोविड ने जितनी जाने दी ना, उससे ज्यादा जिंदा लोगों की जान जा चुकी है। क्योंकि 21-22 में घर पे बैठ के वो जो सोफा है ना, वहां भी खड्डा हो गया है। बस पंच डलवाने का भी पैसा नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं करता बंदा, वो खड्डे में बैठ रहा है। और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, दुनिया भर की गालियां फेंकी मिर्जापुर देख देख, सही नहीं बोलता हूं। और अभी वो इतना कंफर्ट में आ चुका है, उसको सब पता है कि मोदी के क्या हो सकता है, पर सब पता नहीं, कुछ होता नहीं, अकेला नहीं फिर होगा क्या? कुछ होता नहीं। तेरा शरीर, तेरी आत्मा, तेरा परिवार, तेरे सपने, और तेरे से कुछ होता नहीं, तो कौन बाजू वाला करेगा? क्या बात करते हो? तो काम करना है। मुझे एक चाचा मिले राजकोट में, बाय द वे मैंने अभी 1 साल पहले इंग्लिश भी सीख लिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। मुझे नहीं आता वो सच है, बट मैं सीख नहीं सकता हूँ। मुझे जहां पता चलता है मुझे अपने आप को बदलना है भाई साहब, मैं अपने आप के इतने सितम गुजारता हूं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हर जगह, चाहे मेरा फिटनेस हो, चाहे मेरी पर्सनैलिटी हो, हर चीज में, और हर बार जब आप मुझे मिलोगे कहीं भी लाइफ में, आप मुझे नया पाओगे, आप मेरे लिए चेंज पाओगे। और क्योंकि कीमत चुकाना भी एक आदत है जो मेरे ब्लड में आएगी, तो हम कमिटमेंट लेते हैं तो बस लेते हैं, उसको तोड़ते नहीं। एनीवे, वो चाचा मुझे बोले कि साहब कोविड से एक बात सीखे। बोला क्या? फिर ऐसा बताया ये एक बात सीखे। मैं बोला चाचा बताओ क्या? मुझे भी सिखा दो। बोले कोविड से एक बात सीखी कि कम पैसों में घर कैसे चलता है। जब तक ऐसे हरामखोर जिंदा है, हमारे देश का ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। ये लोग देश की इकोनॉमी की मां नहीं करके छोड़ देंगे, मैं सही में बोलता हूं। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरफ भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, मेरी जगुआर भी चीते से भाग की। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हमने जेट डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजानी है, जो शेर को सर्कस में नचवाते हैं और ज्यादा टीका के ऊपर एक गोली मार देते हैं। ये इंसान का बच्चा होकर अगर कोई छोटी सोच रखता है, तो क्या इंसान प्रजाति को ऊपर गाली नहीं? अरे तो 2 टाइम, तो अगर 2 टाइम खाने के लिए काम कर रहा है, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या बचा? मुझे बता। भैंस और कुत्ता भी तो 2 टाइम खाने का ही बंदोबस्त करते हैं, उनमें और हमें फर्क क्या है? लोगों के पास मकसद नहीं है, लोगों के पास गोल्स नहीं है।
मैं आज कहाँ हूँ, 5 साल के बाद कहाँ रहूंगा, वो उसको पता ही नहीं है। बस जिंदगी जैसे ले जा रही है, चल रही है। ऐसे चलाओगे क्या? ऐसी बस में आप कभी नहीं बैठोगे जिसके ऊपर बोर्ड नहीं है। ऐसी ट्रेन में आप कभी सवारी नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं ट्रेन कहाँ जा रही है। तो ऐसी जिंदगी में क्यों बैठे हुए हो? आपको खुद को नहीं पता कल कहाँ जा रही है। उसका भी दिशा डिसाइड करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी जिंदगी में गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, उसके नसीब में होल। लक्ष्य बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के लिए उठिए, उस लक्ष्य के लिए सोइए, उस लक्ष्य के लिए जागिए। हर उस 24 घंटे को उस लक्ष्य के लिए समर्पित कीजिए। प्रॉब्लम ये है हमारे पास लक्ष्य नहीं, समर्पित क्या करेगा? उनके पूछो भाई क्यों था, सब उठे तो मैं क्यों गया? नौकरी क्यों कर रहा है? भाभी पेट का सवाल है। आप पूछो जिंदा क्यों है, तो सोचेगा जिंदा क्यों? मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं। ये है लोगों के जवाब। एक्चुअली मैं बोलता हूं आज आप उठे क्यों ना मॉर्निंग में, उसका भी लक्ष्य होती है। जिंदा तो बहुत ऊंची बात है। और अगर वो लक्ष्य नहीं है ना, तो वो लाइफ कहीं भी जा सकती है, तो उसमें कोई नसीब का दोष नहीं है। नसीब मेरे दोस्त, कोविड जैसी महामारी के बाद तू सांस ले रहा है, वो नसीब है। जाइए उन हॉस्पिटल्स में, कितने लोग अपनी जिंदगी से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, वो नसीब है। तेरे पास आंखें हैं, तू सुन पा रहा है, तू समझ पा रहा है, तू चल पा रहा है, तू देख पा रहा है, और बोलता नसीब सब निकाल के दे दे मुझे, दे दे, वो 2 करोड़ देता हूं। क्या नसीब? कौन से नसीब की बात कर रहे हो? क्या नसीब? इतना धनी आदमी है तू, क्योंकि तू फिट है। और फिट आदमी अगर अपने 24 घंटे का उपयोग नहीं करता तो फिट कार है ऐसे आदमी। खैर मैंने 1-2 बिजनेस ट्राई किए, काम नहीं करने की हालत में मैंने उस बिजनेस को फेल कर दिया। कोई डर नहीं था, 10 लाख गए, 5 लाख गए, तो फिर भी 25-30 लाख पड़े थे। किसी ने बोला स्टॉक मार्केट में जाइए, अच्छा है ट्रेडिंग इंट्राडे। मैंने स्टॉक मार्केट में चालू किया, शेयर बाजार पता है ना लोगों? यस, शेयर बाजार। उसका कॉल निफ्टी पुट निफ्टी का हमने स्टार्ट किया। बड़ा अट्रैक्टिव होता है। पहले महीने में 5 लाख कमाए, हमें लगा था अब तक तो बेचत ना धंधा नहीं है। बस 1 साल हुआ, मेरे 30-40 लाख चले गए। बैंकिंग सीसीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक 44 लाख की मूवी चली गई। और जितने कॉल्स आते थे लोन चाहिए, अभी मेरे चेक बाउंस होना स्टार्ट नहीं हुए थे, मेरे बैलेंस शीट ठीक ठाक थी, मुझे लोन मिलते रहे। और टोटल 1,36,25,000 मैंने बैंकों से दिए और मैं पायमाल हो गया। उस वक्त मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, मॉर्गेज थी, अगर मैं बेच भी देता हूँ तो 60 लाख हो गया। तब 7-8 में आपको बता रहा प्रॉपर्टी का इतना रेट नहीं था। और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पता नहीं क्या करूं, क्योंकि पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कर्जा है, प्रेशर आ रहा है। बैंकों ने मुझे नोटिस भेजा, समन्स भेजा, वारंट भेजा, और नॉन अवेलेबल वारंट भी स्टार्ट हो गए। क्योंकि एक कंपनी केस करती थी, कोटक ने केस किया था चेन्नई में, बाटले बैंक ने किया था मुंबई गोरेगांव में, इंडिया बुल्स ने किया था गुड़गांव में। मतलब एक दिल्ली, एक चेन्नई, एक मुंबई, और मैं रहता बड़ौदा में। मैं कैसे कोर्ट में जाऊंगा? मेरे पास आने जाने के पैसे नहीं है, वकील रखने के पैसे नहीं है। जहां जाऊंगा सीधा पकड़ के अंदर कर देंगे तो क्या करूंगा? फिर कैसे हो पाएगा? कुछ भी रास्ता नहीं था मेरे पास। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आज की मीटिंग ध्यान से सुनना। मोबाइल ऑफ करना पड़े कर देना। नरेंद्र मोदी पक्का कॉल आप नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इससे इंपॉर्टेंट कॉल आपको आएगा नहीं, राइट? तो आप जो है स्विच ऑफ कर देना, क्योंकि आपके लिए ये सपने पूरे करने का बिजनेस हो सकता है। मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी इसने बचाएगी, मेरे लिए मैटर करता है। मेरे लिए मोदी के भगवान का सब्सिट्यूट है। आपके लिए मोदी के एक धंधा हो सकता है, मेरे लिए मोदी के एक भगवान का सब्सिट्यूट है, इक्वल टू गॉड। और इसमें कोई भी मेरा अगर अजीज से अजीज दोस्त मोदी के का बुरा बोलता है ना, आप सोच नहीं सकते उसके साथ क्या असर होता है। मैंने आज तक इतना प्योर इंटेंशन वाली कंपनी मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखी है।
आप चेंजेस को मत देखो दोस्त, आज कंपनी जो भी चेंजेस करती है आपकी भलाई के लिए करती है। उनका तो प्लेन ठीक ही चल रहा है, अगर वो चालू प्लेन में कुछ चेंज करते हैं तो रिस्क किसको है? तुम कौन से 500,000 करोड़ लगा के बैठे हो? 500,000 करोड़ का स्टॉक उनका पड़ा है हाउस में। ये हमें समझने की बात है। और फिर भी कर रहे ताकि आपके लिए आसान हो सक्सेस। वो आपके रास्ते ऐसे बना रहे हैं जिससे एक आम आदमी भी चलकर सफल हो पाए। हमें जैसे कहा और ऐसी कभी के इंटेंशन में डाउट करना है महापाप है। तो खैर कोई रास्ता नहीं मिला था, टाइम तो होता है। 40 मिनट बोलेंगे मुझे लगता है। हाँ जी, अब डायरेक्ट सेलिंग ये मेंबर बनाने वाला धंधा और मैं एक व्यापारी, मेरे वहां 25 आदमी काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे लाओगे ऐसे बिजनेस में? मेरा एक दोस्त करता था, उसका नाम था मनीष, लेकिन हम लोग दोस्त को मनीष नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? मनिया। मैं बोला मनिया तो सब बात करना, ये बात मेरे से मत करना। वो 5-7 साल से आ रहा था मेरे ऑफिस में, हमारे क्लोज फ्रेंडशिप थी। हम एक दूसरे के कपड़े भी बिना पूछे पहन सकते हैं, फ्रीज खोल के खा सकते हैं दूसरे के घर पे, फ्रीज खोल के। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, फिर भी मैंने उसके साथ वो स्टार्ट किया। मुझे धंधा, हम ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जिनको डायरेक्ट से पता नहीं है, लेकिन नफरत जरूर। ये मेरा भी ऐसा था और मैं आपकी जैसा ही समझ लो, मुझे नफरत थी क्योंकि मैं नॉर्मली जो न्यूज़पेपर में पढ़ता था, ये जोड़ने वाले इतने का करके चले गए, ये जोड़ने वाले इतने का। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ जो है ये जेन्युइन बिजनेस है, ये ईमानदारी वाला बिजनेस है, इसमें पैसे डूबते ही नहीं है क्योंकि इसमें पैसे लगाने ही नहीं। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, बट वो मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं माना। अब उसको पता चला कि ये क्या चल रहा है, इसको बंद कर, लोग डिस्टर्ब हो गए। अब हुआ ये, वो क्या है, जब मैं डांस करूंगा ना तब उसको चालू करना है। और मेरा डांस करने का चार्ज 10 करोड़, अभी तक इससे मैंने कभी डांस नहीं किया क्योंकि कोई खरीदार मिला ही नहीं। जब मिलेगा तो करेंगे। तो भाई साहब, मैं सपने पूरे करने आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ, मैं वो करके निकल लेता हूँ बस। मुझे आगे की सीट मिली कि नहीं मिली, मुझे बहुत पूछा कि नहीं पूछा, मुझे पूछ दिया कि नहीं, मेरी फोटो लगाई कि नहीं, इस टेंशन में रहता नहीं। मैं चुपचाप अपना काम करके चला जाता हूँ। मुझे फोटो लगने से खुशी नहीं होती और फोटो नहीं लगने से दुख नहीं होता। मैं दोनों तरफ न्यूट्रल हूँ। तो लोगों को लगता है कि जब कम पब्लिक में हमें बुलाया जाता है, तो अगर जैसे अभी के राजेश गुप्ता साहब को मेरे साथ में थे, मैंने बोला है छाता पाता क्यों लगाते हो, और मुझे शर्म आती है। सिंपली एक किया, तो मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, लोग सुनेंगे प्यार से, उनको समझ में आ जाएगा, बंदा सुनने लाएंगे। तो मुझे इंट्रोडक्टरी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई मुझे इंट्रोड्यूस करे। मेरे शब्द, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर और मेरी पर्सनालिटी, वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेरा जैगोवार से आप मुझे याद नहीं करना चाहिए, मेरी इनकम जब मैं दिखाऊंगा वो देख के आप याद नहीं करने चाहिए, मुझे सुन के और मुझे देख के आपको जिंदगी में याद रखना चाहिए। और ये इंप्रूवमेंट आप भी ला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वो इंसान हूँ जो 4 आदमी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था। जब मुझे पहली बार स्टेज दिया गया ना, ऐसे एकदम ऐसे में स्टेज पे जाता रहता, मुझे पता था कि मेरा टर्न आएगा, हम बाहर चल जाते थे। तो मनिया में ब्रिलियंट था कि बोला अल्पेश भाई बात करेंगे, आ जाओ, ऐसे ही बुला लिया। मैंने बोला मेरा तो टर्न भी नहीं है, बोला कि आ जाओ। जब मैं बोला, मुझे आज तक याद नहीं है मैं क्या बोला था, लेकिन जाते जाते किसी ने नेक्स्ट में से पूछा था अपना नाम तो बता दे जाओ। मतलब मैं नाम भी भूल गया था। और उस वक्त की जो मेरी परिस्थिति थी, यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे लग रहा था भूकंप चालू हो रहा है। मैं खड़ा तो पा रहा हूं कि नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि भूकंप चल रहा है। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि भूकंप आज भी चलता है, मेरे पैरों पे नहीं, जो सामने बैठे उनके पैरों पे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी गेट के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट मत देखना, पैसा मत देखना। पैसे कमाते कमाते आप जब बन जाते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी अर्निंग है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बात करने का तरीका है,
आप जो लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाते हो, वैल्यू ऐड कर पाते हो, आप खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। अगर 1.5 करोड़ के कर्जे में मैं हिल गया था, आज 150 करोड़ का कर्जा, ऐसे शब्द बोलने चाहिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई भी तकलीफ आ जाए उसके सामने लड़ने की जो क्षमता देता है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और कोई कॉलेज नहीं दे सकता, कॉलेज बुकिस नॉलेज दे सकता है, या आपको मार के तोड़ के कल्लू से कालिया बना देगा। मुझे कल्लू से कालिया बनाया है, आपको भी बना देगा। मैं वो नहीं हूं जो आप 10-15 साल पहले मुझे मिलते तो आपको समझ में आता कि क्या इतना ट्रांसफॉर्मेशन किसी में हो सकता है। यस, अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो, आपके प्रयत्न है तो कर्जे में था। और मुझे मेरे घर में पेस्टिसाइड की ट्रीटमेंट हुई। जब मैंने फ्लैट खरीदा था ना, तो जितने फ्लैट का खर्चा था, फ्लैट खरीदने की जो कीमत थी, उससे ज्यादा मैंने इंटीरियर में पैसे लगाए। तो आप समझ सकते हो लकड़ा कितना यूज हुआ होगा, उसमें दीमक लग गई। अब जब पूरा वक्त आता है ना, हर जगह से पूरा वक्त आता है, वो सारा फर्नीचर हमें निकालना पड़ा है। तो 2-3 दिन हमें घर बंद रखना था, क्योंकि बहुत ही हार्ड ट्रीटमेंट हुई थी, हम उसमें रह नहीं सकते रात को। तो वाइफ मेरी बड़ौदा की है, वो अपने घर पे चली गई, मैं वहां नहीं रुकता। मैंने सोचा मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे, मैं उनके साथ रुक जाऊंगा। मैंने अपनी कार थी मेरे पास, बिजनेस वाली कार, मोदी कहती थी। तो मैंने डिक्की ओपन की और पीछे से वो मनिया की कार आई, और मनिया बोलता है कि मुंबई जाते हैं। अब मेरे पास 2-3 दिन फ्री थे, बोला क्यों, क्या करूं यार जाके, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, तुझे पता है 1.5 करोड़ का कर्जा है, मैं काफी प्रेशर में हूं। बोला पार्टी करेंगे और 1-2 करोड़पति को मिलवाता हूं, तेरा काम हो जैसा है। अब हम गए, पूरी रात जर्नी करके, एक होटल मलाड ईस्ट में थी, उसमें रूम बुक था, हम लोग जाके रुके। सुबह 9 बजे उठे, चाय नाश्ता किया, और 2 गाड़ियां नीचे आके खड़ी रही। मैंने बोला मनिया BMW और ऑडी आएगी, कार के तो शौकीन है, तो हमारी नजर उस पर जाती है। तो बोले अपने वहां ही आ रही है। अब वो मनीष जो है वो ऑटो गैरेज वाला, तो मैंने बोला ये नडियाद का ऑटो गैरेज वाला ये मुंबई के इन लोगों को कैसे जानता है? मैंने बोला तू कैसे जानता है इन लोगों को? बोले बिजनेस पार्टनर। अब हम ट्रेडिशनल के आदमी, हम बिजनेस पार्टनर का मतलब समझते हैं भागीदार। दोनों ने इन्वेस्टमेंट सेम किया होगा। तो मेरे दिमाग में यही चला कि बिजनेस पार्टनर का मतलब यही है। तो जब वो दोनों आ गए तो उसमें एक चाचा थे, आपके वहां से ही थे, बिहार से, दरभंगा से, और एक भैया थे वो मुंबई से थे। और चाचा घड़ी घड़ी पान चबा रहे थे और थूक रहे थे वहां जो डस्टबिन पड़ा था। मैंने बोला मुनिया इस बुढ़ाओं को कोई थूके नहीं आ। तो मनीष ने मेरे कान में आके बोला रूम का किराया इन्होंने ही भरा है। तो मैंने भी आगे बोला ठीक है थोड़े दो। और फिर मैं अपना टीवी देखने लगा। अब मैं टीवी देख रहा था तो उसने उनके साथ बात कर करके बोला कि मेरी 1 साल की इनकम है करीबन 2 करोड़। तो मैंने टीवी म्यूट कर दिया। तो कितनी? बोले 2 करोड़। मैंने बोला मुनिया ये बुढ़ो झूठ बोल रहा। तू चेक करना। मैंने उनको पहला क्वेश्चन किया आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तो उनके मुंह में तो उन्होंने 4 उंगलियां दिखाई। मैंने बोला 4 करोड़ 40 लाख 4 लाख। मैंने बोला कितना? 4 साल। मैंने बोला 4 साल लगाने के बाद इतना पैसा आता है? मैंने पक्का झूठ बोल रहे हैं। और पैसा इन्वेस्ट नहीं किया? बोले नहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने बोला आप मुझे बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम के प्रूफ दे सकते हो? तो उन्होंने ड्राइवर को कॉल किया, वही बैंक लेके आया। उनके पास थे कुछ सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट। मैंने कॉपी निकाली, वेटर को बोली मैंने बोला कॉपी निकाल लो। या निकालो। इनकम देखी और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने बोला अगर ये कर सकता है तो ऑफिस तो कर सकता है। कहीं पे ये है। अब हमें नहीं पता था कि धंधा तो अच्छे भी फाड़ देता है। हम किसी को भी देख के हम आम समझते हैं कि इसने कर दिया तो हम करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। अब पूरी कहानी का टाइम नहीं है, बट हम आपको जरूर सुना रहे हैं क्योंकि बड़ी मेरा जो स्ट्रगल पीरियड है ना बड़ा डेंजर
आप हमेशा सक्सेस की स्टोरी सुनते हो, फेलियर की स्टोरी नहीं सुनते। और जब तक हम फेलियर नहीं समझेंगे तब तक सक्सेस हो नहीं पाएंगे। अगर जब तक आप इंग्लिश गलत नहीं बोलते, आप सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आप पानी में जाके नाक और कान में पानी नहीं भरोगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं डेमो तभी करूंगी जब मुझे परफेक्ट आ जाए। अरे बेटा तू करेगी नहीं, तुझे आएगा नहीं। सही बात है। मैं प्रेजेंटेशन तभी करूंगी जब मुझे परफेक्ट आ जाए। बेटा तू स्टार्ट नहीं करेगी, तुझे आएगा नहीं। मैं स्टेज पे तभी जाऊंगा जब मैं स्टेज पे परफेक्ट बोलने लगूं। भैया ऐसा हुआ नहीं आज तक, कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ आके घबराना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, पसीना आएगा, बोलना भूल जाओगे, कोई बात नहीं। 10 बार होगा, 11वीं बार सब ठीक चलने लगेगा। 25 बार के बाद एकदम ठीक होने लगेगा, और 100 बार के बाद भयंकर होने लगेगा, और 1000 बार के बाद आपकी पहचान होने लगेगी। लोग आपको कोई पैसा देके बुलाएंगे। आप बात को समझिए। तो खैर मैंने मनीष को बोला मुझे बिजनेस देखना है, क्योंकि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा दिया। हम लोग 3 दिन के लिए गए थे, मैं 1 ही दिन में वापस गया। अब आप सोचो 3 दिन हमारा होटल बुक था, 3 दिन मजे करने थे, क्या मैं नहीं कर सकता था? कर सकता था। जब तक पता नहीं चला ना आपको कि मोदी केयर क्या है, तब तक भले ही आपने जिंदगी ऐसे बिता दी। लेकिन अगर आज पता चल जाएगा तो 1 दिन छोड़ 1 घंटा भी वेस्ट मत करना लाइफ में, उसका फर्क पड़ता है। आज लास्ट महीने की मेरी इनकम 16 लाख रुपए है, मेरी टोटल इनकम 16 लाख, मतलब 15 से 20 लाख के बीच में मेरी इनकम रहती है। मैं उतनी बोलता हूँ जितना बैंक में दिखा पाऊँ आपको, है ना? तो मेरा ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, अभी भी आपको इनकम दिखा दूंगा। अब 16 लाख है। आप सोचो अगर मैंने 1 महीना लेट किया होता इस लाइन में आने के लिए, कितने का नुकसान? 16 लाख। मेरी लास्ट साल की इनकम लगभग 2 करोड़ है। अगर मैंने 1 साल लेट किया होता कितना नुकसान होता? हाँ, वो आज आपको पता नहीं चलेगा। आज जो ऋतु आप जाने दे रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने से कर लेंगे, इसके बाद वाले महीने से कर लेंगे, इसके बाद वाले महीने से कर लेंगे, अगले साल से देखो मैं इस साल में फाड़ देता हूँ। अरे फट जाएगी, क्या फाड़ देगा? नया साल आते आते। तो मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने बोला बढ़िया, अब मुझे आगे प्लान देखा। मुझे प्लान क्यों देख रहा है? तूने इनकम तो देखी। मैंने बोला इनकम तो 1 का डबल वाले को भी आती। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए जो लोगों की जेब से आए, मुझे वो पैसे चाहिए जो प्रोडक्ट बेच के आए। मैंने प्लान देखा, वो पहली कंपनी की बात है, मैंने 3 साल एक और कंपनी की जिसमें 1 करोड़ रुपए कमाए। एंड देन आई हैव स्टार्टेड कि मैंने सोचा अब तो फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। 1 साल में तो कर्जा गया। 1 महीने में 100 से 150 एंट्री आई मेरी। 7,000 रुपए की एंट्री थी उस बिजनेस में, प्रोडक्ट थी उसमें 7,000 रुपए का पैकेज था, 6-7,000 रुपए का। पूरे मुंबई तक बात होने लगी। एक बंदा आया है, जहां जाता है क्लोजिंग लेके उठता है, और मुझे लग रहा है मेरा सेल्स टीम तो हो चुका है, वो तो खत्म। दूसरे महीने मेरी एंट्री आई 5, 4 या 3। तो मैं चक्कर में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जिन लोगों को मिला 1 महीना, वो मेरे अपने लोग थे, वो मेरी फेस वैल्यू पे पैसे देने लगे। अब जब मैं दूसरे महीने बैटिंग कर रहा हूं तो इनकी पहचान के साथ कर रहा हूं जो मुझे नहीं जानते हैं। वहां मेरी स्किल, प्रेजेंटेशन, बिलीव सब देखा जाएगा। और मेरे अंदर एक गलत फहमी थी, मुझे आता है किसी भी धंधे में, मतलब बहुत सारी महिलाएं बहनें बैठी हुई है, अगर पार्लर का भी कोर्स करना हो 6 महीने का है कम से कम, और 6 महीने में आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतनी आपकी मास्टरी आएगी। नहीं तो यहाँ दौरा लगाओगे, आधा उड़ा दोगे। अगर मोबाइल में ऑपरेट करते करते सीखा है तो फोकस से सीखना पड़ता है, राइट? 6 महीने। और हमारी प्रॉब्लम ये है, हम तो 6 महीने में डिसाइड करके छोड़ देते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये 99% लोग करते हैं। अपना बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो हम उसको टाइम देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, MBBS 5.5 साल, MD करने के लिए 2 साल और कर ले बेटा, 7.5 साल, अच्छा 2 साल प्रैक्टिस कर ले बेटा, बाद में करना 9 साल। 9 साल तक पैसा नहीं आता, करोड़ रुपए डाल देते हैं, और फिर भी 5 करोड़ के हॉस्पिटल खोलने के लिए लोन लेते हैं, और फिर भी धंधा चलता नहीं है। फिर साइकिल वाले को भेजना पड़ता है बाइक लेके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और उसके बाद भी अगर बंदे का रिजल्ट नहीं आया तो पेशेंट से पेशेंट जो आगे वो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ वो
3 महीने में डिसाइड कर लेगा ये धंधा क्यों नहीं चल सकता, उसको वो थीसिस लिख सकता है, उसको पूरी PhD हो गई। भाई साहब जब इतने सारे लोग सफल हुए, मतलब बिहार जो है ना उसने अपना मोदी गैर में लोहा मनवाया है, मैं आपको बता दूं। क्या जबरदस्त। ये स्टेट कई बार भारत देश में नंबर 1 पे रह चुका है, जो आखिरी नंबर पे था वो, और ये सब आपने महारत के में किया है। अगर आप उन पे भरोसा करके उनकी कॉपी नहीं करोगे, उनको सरेंडर नहीं होगे और अपना दिमाग लगाते रहोगे, धंधा हो चुका। बंद करो। कहते हैं ना कि मंदिर में जूते बाहर रखो और मोदी गैर में आने से पहले अक्ल बाहर। अपना मत लगाओ जो प्रस्तावित रास्ता है, मतलब व्हील का कभी रीइन्वेंशन नहीं होता। आपने कभी प्लेन में व्हील कैसा होता है? स्क्वायर होता है। अच्छा साइकिल में, अच्छा ट्रक में, बस में, कार में, इतना तो समझो। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जिसका रीइन्वेंशन होता ही नहीं है, इसका सिस्टम बना हुआ है, उसी पे चलो। नहीं, मुझे आइडिया आया है कि ऐसे कागज छपवा के इतने आदमी खड़े करके इसको सैलरी दे दो तो कैसा रहेगा। अरे भाई सैलरी पे होता तो हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, हम ही कर देते तुम्हारे से पहले। ऐसे नहीं होता, ओनरशिप आनी चाहिए। ये धंधा नौकरों का नहीं है, धंधा मालिकों का है। तो मैंने स्टार्ट किया, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास फील्ड में जाने के लिए पैसे नहीं थे। आप सोचिए मेरी क्या हालत होगी, रोज के 50-100 कॉल मांगने वालों के आ रहे हैं, बैंकों वालों के आ रहे हैं, मैं सबके फोन उठा रहा हूँ। कुछ तो बोलते हैं आपको अरेस्ट करने आए, कहाँ हो बताओ, कहाँ हो, ऐसे फोन कर रहे हैं। और मैं प्लान दिखा रहा हूँ, तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, तेरी भी गाड़ी आएगी, मेरी भी आएगी। अच्छा मैं अपनी ऑफिस की चेम्बर में, मेरी ग्लास वाली चेम्बर में प्लान दिखा रहा हूँ, आज ड्रेस में पुलिस बैठी हुई, वारंट लेके, और फिर भी बोला तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। आप सोचो 2-3-4 महीने के बाद मेरी भी थोड़ी फुसफुस हो गई। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, मैं भी भावनात्मक इंसान हूँ। जब रिजल्ट नहीं मिलता और इतनी प्रॉब्लम होती तो हमें लगता है कुछ और रास्ता निकालो क्या है। लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने बोला ट्रेनिंग में जाके आओ, यहाँ इलाहाबाद हो रही है। उस ट्रेनिंग में मैं गया, मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी, मैं बाहर खड़ा था गेट में, जैसे वो लोग खड़े। और फिर पता नहीं किसी को घर से फोन आया होगा कि भाई साहब खाना बनाना है, तो उठ के गया तो मैं बैठ गया उसकी जगह। तो मुझे एक सीट मिल गई, एक 1-1.5 घंटा खड़ा रहने के बाद मुझे सीट मिल गई, वरना मैं नीचे स्टेज पे भी बैठा गई क्योंकि खड़ा नहीं रह जा रहा था। उस ट्रेनिंग में आप यकीन नहीं मारोगे, मैंने बाहर आके मेरी वाइफ को फोन किया, उसका नाम सोनल है, बोला सोनल कर्जा उतर गया। तो उसने मुझे पहला क्वेश्चन किया कि किसने पैसे दिए। मैंने बोला पैसे किसी ने नहीं दिए, लेकिन जिस धंधे में हो ना, अब बात खत्म हो गई है, अब मैं हूँ और ये धंधा है, बात खत्म हो गई। आप सोचो ट्रेनिंग मीटिंग में मुझे भरोसा दिया था, और इसी ट्रेनिंग मीटिंग में मेरे घर में शादी है, बाजू वाले की शादी है, बाजू वाले के बेटे का बर्थडे है, यहाँ पे ये है, इसमें टायर पंक्चर हो गया, पैसे नहीं, वाहन नहीं मिला, और ये बोलता है मैं करोड़पति बनूंगा। लोनपति बनेगा, लोन। मर्सिडीज सपने लिखो, बोले मर्सिडीज ट्रेनिंग में नहीं आता है, सपने लिखने लिखे मर्सिडीज। भैया भी ना आए तो ऐसे, तो भैया भी ना आए तो सिस्टम में नहीं है। मैं ट्रेनिंग में गया, मेरा खून खोला, और मैं इतना, मेरा प्रेजेंटेशन इतना मजबूत हो गया कि जिसके घर में जाता था ना, ऐसे नहीं समझाता था कि तेरा भी आएगा, मैं समझा था तेरा भी आएगा, तेरा भी आएगा। वो बोलता था सर मेरा आएगा, आपका जरूर आएगा। इतना पैशन रहता था, इतना जुनून रहता था कि सामने वाले को पता चल जाता था कि करोड़पति है ऑलरेडी। जिस दिन आपके अंदर ये आत्मा, ये दुर्गा माता सवार हो जाती है ना, उस दिन आप सफल हो जाते हो। यहाँ तो हम लोग चाहते हैं किसी के घर में पहला उठा के, और हाँ बोलेगा ना बोलेगा, बोलूं ना बोलूं, शर्म आती है, क्या बोलेगा। अब 3-4-6 महीने से 1 साल से कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं है, मुझे खुद पता नहीं होगा कि मैं इसको क्या बताऊंगा। अगर ऐसी कहानी, मतलब मरा हुआ जाएगा, मुझे की खबर लेके आएगा, यही तो होगा। मतलब अंदर से जुनून, एक पैशन होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए, जो सिर्फ आपको ट्रेनिंग मीटिंग से मिलता है। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे, उतना आपका घर चेंज होता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से हमारी सोच को इतनी छोटी बना दी गई है, बचपन से बड़ी होकर पैसे कमा के देख,